स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला आप सीधा देख रहे हैं विजय चौक से, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। एक तरफ वंदे मातरम को लेकर तीखी सियासी बहस जारी है, तो आज एसआईआर के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा शुरू हो चुकी है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप यह है कि एसआईआर तो बहाना है, दरअसल उनके वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग मॉडल है जो पूरे देश में पेश कर रहे हैं। एसआईआर का काम भी चल रहा है, तो हर शहर में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर टॉर्च की रोशनी में अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान है घुसपैठियों को पकड़ने का, ये है वेरिफिकेशन का, जिसको लेकर काम जोरों शोरों से चल रहा है। युद्ध स्तर पर पुलिस काम कर रही है। बाकायदा डिटेंशन सेंटर खोलने के आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और इसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई पड़ी। अखिलेश यादव ने एसआईआर का मुद्दा उठाया तो सवाल खड़े कर दिए कि एसआईआर के बहाने सरकार बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश क्यों कर रही है, डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं, और अगर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं तो फिर इसे चुनाव आयोग की देखरेख में बनाए जाने चाहिए। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उनके वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश सरकार रच रही है। एसआईआर के मुद्दे पर जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के कह रहे हैं कि दूसरे देशों से आए गैर मुस्लिम लोगों को आप नागरिकता देने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना है, इसलिए एसआईआर के बहाने ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है, एसआईआर के बहाने डिटेंशन सेंटर खोलने की बात की जा रही है। अब सवाल यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर किसमें ज्यादा बौखलाहट नजर आ रही है। सवाल यह है कि एसआईआर का ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या 2027 का रोड मैप भी एसआईआर से होकर ही जाएगा। आज इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं सदन में आज अखिलेश यादव ने क्या कहा। सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने अपनी लाइन और लेंथ बड़ी क्लियर कर दी है, बीजेपी से सवाल पूछ दिया है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यप्रकाश मिश्रा, लीडर जेडीयू, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और शादाब चौहान एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम त्यागी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। क्या गलत कह रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं वही प्रश्न मेरा भी है कि एसआईआर तो बहाना है, दरअसल आपको बैकडोर से एनआरसी करना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका भी सवाल ही गलत है, उनका भी गलत है, और उसमें कोई परेशानी है भी नहीं। सबसे पहले तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत राज्य के पास पूरा अधिकार है कि वो जितने भी घुसपैठिए हैं, बाहरी हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, और अगर उससे आगे बढ़कर एक कदम डिटेंशन करना है तो उसके लिए भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920, इसके अलावा इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 1925, इन सभी एक्ट्स के तहत एक राज्य के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वो घुसपैठियों की पहचान करके उनके कागजों को चेक करके जरूरी जो स्टेप है वो ले सकते हैं। मेरा दूसरा इसमें सजेशन भी है, भाई 37 सांसद अखिलेश यादव जी के हैं, 99 राहुल गांधी की पार्टी के, और 27-28 मेरा ख्याल ममता बनर्जी की पार्टी के भी हैं। तो अगर उनको घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से इतना प्रेम है तो सारे सांसदों के पास लुटियंस में बंगले हैं, उनको इकट्ठे करके वहां झोपड़ियां बना दे उनकी। हालांकि ले हम उनको वहां से भी जाएंगे, लेकिन अगर इतना ही प्रेम है तो अपने घर में जगह दे दो। अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश के बच्चों का, बंगाल के बच्चों का भविष्य और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो घुसपैठियों को खिलाने हैं, तो माफ कीजिए सरकार ऐसा होने नहीं देगी। तो यानी हम मान लें कि एसआईआर के जरिए एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में? आप ये मान लीजिए कि इस देश में घुसपैठिए जो हैं उनको जाना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी स्तर पर, चाहे ममता बनर्जी जाकर ये कह दे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे अखिलेश यादव ये कह दे कि इनकी पहचान हो रही है, ये इसके अंतर्गत हो, उसके अंतर्गत हो, आपको कितनी भी परेशानी हो सकती है,
जिस सांसद को और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घुसपैठियों से प्रेम है, वो अपने घरों में लुटेन्स के बंगलों में उनको जगह दे। प्रश्न सिर्फ इतना है कि चुनावों के वक्त ही घुसपैठियों की याद क्यों आती है? असल में अगर घुसपैठियों को बाहर करना है तो दे दीजिए विपक्ष को आंकड़ा कि अभी तक आपने कितने घुसपैठिए हैं जो आपने बाहर कर दिए देश से। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें लेकर इस तरह के सवाल बहुत पहले भी उठाए जा चुके हैं। हमारे प्रवक्ता जो है उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20 साल 25 साल ये सवाल रोजाना एंकर्स से सहा कि अगर दम है तो बना दीजिए राम मंदिर, दम है तो बना दीजिए। फिर 370 को लेकर सहा कि दम है तो हटा दीजिए। समय लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन लोगों ने विरोध ना किया होता तो राम मंदिर भी हम बहुत पहले बना देते, 370 भी बहुत पहले हटा देते। घुसपैठिया के समर्थन में सबसे ज्यादा यही है, हम कहते हैं कि इनको हटाओ, ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आंकड़ा दे दीजिए ना, सिर्फ एक आंकड़ा दे दीजिए, एक आंकड़ा दे दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है अब तो, राज्य में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने कितने घुसपैठिए बाहर कर दिए अब तक, ये बता दीजिए। सवाल ही खत्म हो जाएगा कि चुनावी मुद्दा है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको आंकड़ा चाहिए आंकड़ा भी दे देता हूं, लेकिन बावजूद उसके मैं तो कहता हूं कि ऑपरेशन पुशबैक के तहत और आधिकारिक और गैर आधिकारिक तौर पर भी इस देश की सरकार, राज्य की सरकार काफी लोगों को बाहर भेज चुकी है। और अगर ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16,000 है। परंतु मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इस देश में सरकार, पुलिस, केंद्र में और राज्य में सिर्फ सरकार नहीं, इस देश में कोर्ट्स भी हैं। लगातार ये लोग जो है कोर्ट में जा जाकर उनको रोकने की बात करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसका विरोध ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। ठीक, मैं तहसीन आपके पास आऊं, बस एक जवाब मुझे धर्मेंद्र यादव जी से लेने दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, बस इस बात का जवाब दे दीजिए, जब बात घुसपैठियों की होती है और जब डिटेंशन सेंटर बनाने की बात होती है तो उस पर प्रश्न क्यों खड़े करने लगते हैं आप भी चाहेंगे डिटेंशन सेंटर बन जाएं, जो घुसपैठी हैं उनकी पहचान हो जाए, वो देश से बाहर हो जाएं? प्राची जी, यही सवाल आपका भी था, यही सवाल मेरा भी है कि 2014 के बाद भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इस देश से कितने घुसपैठिए बाहर किए, या मोदी सरकार सीमाओं को लेकर के कितना संवेदनशील है, इस बात की जानकारी तो पूरे देश को होनी चाहिए। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसी देश में देश की सीमाओं को क्रॉस करके 300 किलोग्राम विस्फोटक आ जाता है, उसकी जानकारी इनको नहीं हो पाती है, उसे नहीं रोक पाते हैं और 42 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। इसी देश में जब जम्मू कश्मीर के अंदर 200 किलोमीटर आतंकवादी, हथियार बंद आतंकवादी घुस जाते हैं और हिंदुओं के कपड़े उतार कर उनकी नृशंस हत्या कर देते हैं, फिर भी इनको जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन घुसपैठियों की जानकारी जैसे चुनाव आता है उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा तरीका तो यही है, आपने आंकड़े पूछा शिवम त्यागी से, उन्होंने बताया नहीं। हाँ, एक्ट के बारे में जरूर बता दिया कि कोई फॉरेनर एक्ट है तो पता नहीं, और दूसरा एक्ट है, वो जानकारी है इनको। इनके सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला उसकी कोई जानकारी इनके पास नहीं है, क्योंकि सरकार ने निकाला ही नहीं है। ये तो चुनावी घुसपैठिया ढूंढते हैं, चुनाव के बाद मुद्दा खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है जो पहले नहीं किया, ऐसा कौन सा नियम है कि वो आज नहीं कर सकते? आज वो निकालने की बात भी कर रहे हैं, वो डिटेंशन सेंटर भी बनाने की बात कर रहे हैं। आपको तो सहयोग करना चाहिए सरकार का और कहना चाहिए कि भाई अगर एक भी घुसपैठिया इस देश में है तो हम साथ खड़े हैं, आप बनाइए डिटेंशन सेंटर। प्राची जी, योगी जी लगभग 9 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हो गया है, कोई 5 आदमी इस देश से बाहर घुसपैठिया निकाल के बता दिए होते, प्रदेश से बता दिए होते, तो हमें लगता कि संवेदनशील हैं इस मसले को लेकर के। वो इस मसले को लेकर संवेदनशील नहीं है, वो अपने चुनाव को जीतने के लिए अपने जुआड़ में लगे हुए हैं। किस तरह से घुसपैठिए के नाम पर, SIR के नाम पर वोट काटे जाएं, किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, उनके अधिकार छीने जाएं, ये योगी आदित्यनाथ का एकमात्र में डाला जाता है तो डर क्यों लगने लगता है? उसे आप मजहब से जोड़ देते हैं। आपके सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान में सुन रही थी, वो तो सीधा सीधा इसे मजहब से जोड़ रहे हैं। घुसपैठियों का कोई मजहब होता है क्या? नहीं, घुसपैठियों का मजहब नहीं होता है। उन्होंने ये बताया कि मुसलमानों को अगर सप्रेस किया जाएगा तो उसके लिए अपनी आवाज उठाएगा मुसलमान। कहाँ से आ गए? तो मैं घुसपैठियों डिटेंशन सेंटर की बात कर रही हूँ। मैं उन्होंने जो आप उनकी बात कोट किया ना आपने, जियाउर रहमान साहब की, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुसलमानों को सप्रेस किया जाएगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसमें कौन सा गलत है? उन्होंने बात की है। हैरानी की बात यह है कि जब हमारा देश किसी एक मजहब के मानने वालों का नहीं, लोकतांत्रिक देश है, तो उसके अंदर भी इस प्रकार की चीजें हैं कि बाहर से फिलहाल कुछ समय पहले बिल आया था कि अगर दूसरे मजहब के लोग आ रहे हैं परेशान होकर तो उनको शरण दी जाएगी और मुस्लिम होंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। यहाँ भी तो हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं ना आप? जवाब देना धर्मेंद्र जी, आपके नेता को वर्बेटम कोट किया है मैंने। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से घुसपैठिए नहीं ढूंढ रहे थे, जैसे ही चुनाव की तारीख आने वाली है घुसपैठिए ढूंढना शुरू कर दिया। तो ये तो इंटेंशन गलत है ना। देखिए, नहीं किया वो आज ना करें। योगी आदित्यनाथ अगर करना था तो आज 9 साल तक क्या सो रहे थे क्या, या 9 साल तक घुसपैठिए को बुला रहे थे क्या, 9 साल तक इंतजार कर रहे थे क्या? 9 साल घुसपैठिए क्यों नहीं उन्होंने ढूंढे, मुझे बताइए। छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर मुझे शिवम। 9 साल जो काम नहीं किया, क्या अधिकार आपको कि आज करेंगे आप उसे? एक तो इनका टाइमिंग का बड़ा खेल है, ये हमें बता दें अपने आप से कि इनकी एडवाइजरी के हिसाब से हमें कब कब निकालना चाहिए, हम कर देंगे।
हम बिहार में एसआईआर की बात करने लगा इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल चुनाव के पास लाकर कर दिया। बंगाल में कर रहे हैं, कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल चुनाव के ऊपर लाकर कर दिया। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अरे अभी तो चुनाव बहुत दूर है, इतनी जल्दी क्या है। घुसपैठी अभी निकाल रहे हैं, अरे ये तो 9 साल हो गए अब तक क्यों नहीं निकाला। भैया आपका कोई टाइम टेबल हो वो दे दो हमें। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, घुसपैठिया इस देश से जब और जितनी जल्दी निकले उतना बेहतर। और घुसपैठियों के जो समर्थक है उनको अब समझ लेना चाहिए, ऐसे भाजपा ने पहले भी बहुत सारे मुद्दों को समाप्त किया है, इसको भी एनडीए समाप्त करने वाला ही है। क्यों मेहनत करके अपनी वजीयत करा रहे हो। वोट हिंदुस्तानियों नहीं, वोट हिंदुस्तानियों का चाहिए, रहना हिंदुस्तान में है, नेता हिंदुस्तान में बनना है, लेकिन समर्थन करना है घुसपैठियों का। और लगेंगे 9 साल आपको उत्तर प्रदेश में हो गए, कितने साल और लग जाएंगे आपको? केंद्र में आपकी सरकार को बने 11 साल हो गए, कितने साल और लग जाएंगे? मैं मानता हूं कि रावण से इंस्पिरेशन लेने वाले लोग जिन्होंने श्री राम मंदिर का विरोध किया था, अगर वो यहाँ पर विरोध नहीं करेंगे तो हम इस काम को बहुत जल्दी कर देंगे। और मैं तो कहता हूँ सबको साथ आना चाहिए। मैं पूछ लेती हूँ तहसीन पूनावाला जी, आप सीधा सीधा मुझे उत्तर प्रदेश की सिचुएशन पर ही एक जवाब दे दीजिए। अगर किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी घुसपैठिया है उसके लिए डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं और उसे हम फिर डिपोर्ट करेंगे, इसमें क्या बुराई लगती है आपको? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मेरे भाई शिवम भाई को जन्मदिन की बिलेटेड बधाई। लेकिन उन्होंने देखो जो पढ़ाई करते थे, धन्यवाद, थैंक यू, जो पढ़ाई करते थे भाजपा वाले उस पर ही बोलते। निबंध लिखना था, उन्होंने गाय की पढ़ाई की तो निबंध सिर्फ गाय पे लिख सकते। अपने घर का सवाल पूछा तो ले, मेरा एक घर है, घर बड़ा है, घर के बाहर गाय है, गाय सफेद रंग की, गाय की 2 आंखें, गाय के 4 पैर है, गाय की 2 में। भाई घर पे निबंध लिखना था। सवाल था आपने कितने घुसपैठियों को निकाले। मैं बता देता हूँ, एनसीआरबी की डेटा सुन लीजिए। कांग्रेस की कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 80,000 को लात मार के बाहर निकाले। मजबूत अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20,000 को निकाले। आंकड़े ये अमित शाह जी ने आंकड़े दिए, मेरे आंकड़े नहीं है, चेक कर लेना चाहिए भाई। ये आप दोनों में फर्क है। दूसरी बात, एनआरसी का एक प्रक्रिया हुआ आसाम में, हुआ कि नहीं आसाम में, हुआ कि नहीं आसाम में 19 लाख लोग निकले घुसपैठिए, 12 लाख उसमें से हमारे हिंदू निकले, 7 लाख हमारे मुसलमान। कितनों को बाहर निकला? ठीक उतने जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए, न मुसलमान को निकाला न हिंदू को, लेकिन हम बाहर निकालेंगे। आसाम में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, कोई कांग्रेस की सरकार ने, इनकी हुकूमत है, क्यों नहीं निकाला बाहर। वहां पे हिमंता बिस्वा शर्मा इंडिया टीवी पे पढ़ा, फैक्ट ने कहा दोबारा से एनआरसी कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई? घुसपैठिए निकालो उनको बाहर। आपकी तो मजबूर राष्ट्रवाद की सरकारें अब आते उत्तर प्रदेश में। ये बीएलओ हमें बताया गया, मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि बीएलओ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज है। अगर इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज है तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा, और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है तो आप एसआईआर की प्रोसेस कर नहीं सकते। पहला तय कर दीजिए ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है या बीएलओ के। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर ने इंडिया टीवी को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम कोई भी जो 11 डॉक्यूमेंट्स है हम इसको चेक नहीं कर रहे, तो फिर आपके वही बीएलओ डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक कर रहे हैं? और अगर आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, अगर आप ये बता रहे आपका अधिकार है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप आसाम में क्यों चेक नहीं कर रहे हैं? पुलिस को लगाया है इस काम पर, उत्तर प्रदेश में पुलिस घूम रही है, प्रशासनिक अमले को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, आप वेरिफिकेशन कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, और कोई भी संदिग्ध लगता है तो डिटेंशन सेंटर में उनको डाल। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जहाँ राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रिवेसी है, पुलिस प्राची जी के घर पे आ सकती है, शिवम के घर पे आ सकती है, शादाब भाई के घर, किसी के घर पे आके कह सकती है आप आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, या सिर्फ झुगड़ी झोपड़ी यानी कि गरीब के घर पे, अमीर के घर पे नहीं जा सकती। ये फंडामेंटली गलत है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर पुलिस को चेक करना है, आप उसका कोई नोटिफिकेशन बनाए, आप उसकी कोई प्रोसेस, पुलिस आपके घर पे आएगी प्राची जी, टक 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 रात के, प्लीज आपके डॉक्यूमेंट्स बताएं, नहीं तो हम आपको लेके जाएंगे डिटेंशन। ये किसी लोकतांत्रिक बहुत सिंपल सवाल था आपसे तहसीन जी, बहुत सिंपल सवाल था कि अगर कोई सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम घुसपैठियों को बाहर करें, वो वेरिफिकेशन कर रही है, डिटेंशन सेंटर बना रही है, तो उस पर क्या कोई आपत्ति हो सकती है? वेरिफिकेशन करने का भी एक प्रोसेस होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कैसे वेरीफाई कर रहे हो? आपके पास डेटा कहां से आया? ये 11 डॉक्यूमेंट उनके पास वो नाम है या नहीं है किसी लिस्ट के अंदर? जिस लिस्ट के अंदर उनका नाम होना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन कहता है भाऊ बेटी की इज्जत है, हम शेयर नहीं कर सकते। तो आप बता दीजिए, भाऊ बेटी की इज्जत है, आप शेयर कर रहे हैं? कर रहे हैं तो किसके साथ करें? पुलिस के साथ कर रहे हैं। करवा देते। मैं शिवम आपके पास आ रही हूं, सब मेहमानों को बस इंक्लूड कर लूं। सत्यप्रकाश जी, अच्छा बोले। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं जन्मदिन मेरा था, लेकिन आजकल पढ़ाई जो है तहसीन भाई कर नहीं रहे, उसमें रात ज्यादा व्यस्त रहे। हाँ, लेकिन अरे मेरे को क्यों बदनाम कर रहे हो बाबा? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में जहां तक एसआईआर की प्रोसेस का विषय है, 27 दिसंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि फाइनल रिपोर्ट असम की लेकर आना है, और अगले 2026 में 2 फरवरी तक आपको वो पूरी रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी। नंबर 1, तो असम का स्टेटस ये है, देश को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आप इस बात पर भी फैक्चुअली गलत है, उत्तर प्रदेश का जो मैं बता रहा हूं वो फॉरेनर्स एक्ट के तहत राज्य सरकार को पूरा अधिकार डॉक्यूमेंट चेक करने का है, वो कर सकते हैं, देश में कानून है, और खास तौर पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन एक्ट 2025 के तहत भी ये कर सकते हैं। अब आ गया था तीसरी बात, इतना परेशान क्यों होना है?
अरे घुसपैठियों से इतने आई लव यू की जरूरत नहीं है भाई। अरे कल तहसीन पूनावाला को भी अगर चुनाव लड़ना, भारतीयों से ही वोट चाहिए, कमाल बात हो गई। तो पुलिस को करने दीजिए अपना काम, राज्य सरकार को करने दीजिए। कोई दिक्कत होगी इस देश में कोर्ट है, लेकिन ये जबरदस्ती का रोहिंग्या प्रेम, क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ये जानने का अधिकार देश को है। मैं तहसीन पर ये पहली बार उत्तर प्रदेश के झुग्गियों झोपड़ियों में पासपोर्ट है। ये पहली बार मुझे पता था। उत्तर प्रदेश के झुग्गियों में पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ भैया, पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट नहीं देख सकते, पासपोर्ट नहीं दिखा, वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए होता। क्या हो गया आपको? मतलब फॉरेनर्स एक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, पासपोर्ट एक्ट नहीं समझ पा रहे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ पासपोर्ट नहीं है, वेरिफिकेशन का विषय है। बाकी मेहमानों के पास जाने दी। सत्यप्रकाश जी, सवाल सिर्फ इतना है, कोई भी ड्राइव सरकार चलाए, कोई वेरिफिकेशन सरकार करे, कोई भी पहल सरकार करे, लेकिन उसका रिजल्ट तो बताएगी ना। हमेशा हम सुनते हैं दिल्ली में चुनाव है, घुसपैठी है, बिहार में चुनाव है, घुसपैठी है, झारखंड में चुनाव है, घुसपैठी है, और अब यहाँ एसआईआर हो रहा है, 27 में चुनाव है तो घुसपैठी है। इसका कोई रिजल्ट भी निकलेगा कभी कि कितने घुसपैठी आप बाहर कर रहे हैं? देखिए 15 अगस्त 2025 इसी साल को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफी मिशन की बात कही है, और सवाल है कि अगर कोई सत्ता पक्ष का या कोई पार्टी घुसपैठिया शब्द बोलती है तो विपक्ष के कान खड़े होते हैं, ऐसे लगता है उनके पूंछ पर पांव रख दिया है सरकार ने। ऐसा क्या मोहब्बत है घुसपैठिया शब्द से? उनको इतनी तिलमिलाहट विपक्ष की पार्टियों को होने क्यों लगता है? किनको घुसपैठिया वो समझते हैं, किनको वो जोड़ देते हैं घुसपैठियों से? कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि घुसपैठियों से जिन लोगों को प्रेम है उन लोगों से इन पार्टियों को प्रेम है। तो ये जो ट्रायंगुलर प्रेम है ना, इसके मकड़ जाल में विपक्ष की पार्टियां फंस गई हैं। सवाल है कि घुसपैठिए बाहर जाएं, क्या इन पे सभी पार्टियों का एक मत है? तो टीवी डिबेट में बोलेंगे हाँ बिल्कुल जाए, लेकिन जैसे ही यदि एसआईआर या जनगणना की प्रक्रिया शुरू होती इस देश में और घुसपैठिए या इस तरह के किसी भी बात पर कोई बात अगर सत्ता पक्ष या एनडीए की कोई पार्टी करती है, विपक्ष की पार्टियां शुरू हो जाती है हंगामा खड़ा करना। अब देखिए जो योगी सरकार कर रही है या इन्होंने जो कहा है कि किसी एक्ट के अंतर्गत कर रही है, जब भारत पाकिस्तान में अभी ताजा टकराहट हुआ उस समय जब कहा गया कि जो भी पाकिस्तानी है वो 2 सप्ताह के अंदर देश छोड़ना पड़ेगा, कौन ढूंढ रहा था उनको? राज्य सरकारें ढूंढ रही थी। बहुतों के पासपोर्ट में स्थिति ये थी कि वो रह नहीं सकते थे और गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे। उसको समर्थन देना, यदि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एसआईआर गलत है, पहले तो उस पर थी, अब कह रही है कि नहीं घुसपैठिया, आखिर ऐसा क्या अचरज है, क्या मोहब्बत है इस शब्द से? क्या मोहब्बत है कांग्रेस को? ये कांग्रेस को पहले बताना चाहिए। हाँ। रही बात, उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में, अरे हर जगह ढूंढे जाएंगे वो लोग जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन जो इस देश के नागरिक हैं उनको दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को दिक्कत है इस बात से कि घुसपैठियों को क्यों बाहर निकाला जाए। मंशा पर शक है उनको। नहीं, मंशा देखिए वो तो हमेशा मंशा पे शक करते हैं, उनका काम है डिरेल करना प्रोसेस को। हाँ। अगर सत्ता पक्ष कोई काम कर रहा है और ये चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें सत्ता पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है। संसद में मनीष तिवारी जी ने कह दिया कि नहीं चुनाव आयोग को तो एसआईआर करने का, अरे वो दूसरी बात कह रहा हूं मैं, चुनाव आयोग को एसआईआर करने का कोई अधिकार ही नहीं है संवैधानिक। ये कांग्रेस के मनीष तिवारी संसद में कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर को जारी रहने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से ही या मनीष तिवारी कांग्रेस से ही, ये बात भी जनता समझती है। अब रही बात इसमें क्यों घुसपैठिया शब्द आ रहा है एसआईआर में, बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड किसी के बहाने बना लिया, आधार कार्ड भी बनवा लिया, तो क्या उसको जांच नहीं करे कोई सरकार? उसको ऐसी ही रहने दे। अगर कांग्रेस इस बात पर कहती नहीं ऐसे ही रहने दे, तो आप समझ लीजिए वो मोहब्बत का कांटा जो इधर से उधर लगा है कांग्रेस का, घुसपैठियों के दम पे सरकार चल रही थी क्या कांग्रेस की? या उसी को अपना वोट बैंक समझ के बना के बैठे हैं? या घुसपैठियों से जिनको और भी मोहब्बत है उनसे कांग्रेस का क्या मोहब्बत है? कांग्रेस घुसपैठियों से मोहब्बत किसको है? शादाब जी बताइए, जब जब घुसपैठियों का नाम लेते हैं तो ये सवाल इतने विपक्ष के अंदर क्यों आ जाते हैं? सरकार एक अच्छा काम कर रही है ना, तो आप चाहेंगे कि आप घुसपैठियों के वोट से जीते, ना भारतीय जनता पार्टी या पूरा एनडीए चाहेगा कि वो घुसपैठियों के वोट से जीते, तो होने दीजिए बाहर। प्राची जी, समस्या यही है कि उनको हर झोपड़ी वाला, गरीब, मजदूर घुसपैठिया नजर आता है, और जो लोग यहाँ से भाग जाते हैं पैसा लेकर के, भ्रष्टाचार करके, वो इनको अच्छे नजर आते हैं, उनको छोड़ करके आते हैं। यही विडंबना है। और आप बड़ी बातें कर रहे हैं, घुसपैठिया एक्ट बता रहे थे। आप बता दीजिए, सीमा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सीमा है दर, पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ आकर के बैठी है। अब बताइए एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उसको इलेक्टोरल रोल में एड ऑन कराएंगे या उसको डिपोर्ट करेंगे? क्या करने वाली है सरकार, बता दीजिए। दूसरी चीज मैं स्पष्टता के साथ पूछ रहा हूं, एसआईआर की से किसी को समस्या नहीं है, लेकिन उस प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय सीमा,
कौन सी जल्दबाजी है? अभी चुनाव भी नहीं उत्तर प्रदेश में। जो बीएलओस की मौत हुई है, मुरादाबाद में सर्वेश सिंह, मेरठ में, गाजियाबाद में, जिन बीएलओस की मौत हुई है, सुसाइड जिन्होंने किया है, उनकी जान कौन लौटा करके देगा? कौन जिम्मेदार है उनकी हत्याओं का? ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। समय सीमा आप क्यों तय कर रहे हैं? तीसरी चीज, पुलिस को क्या एक प्रोसीजर के तहत चेक नहीं करना चाहिए था? क्या कोई सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया कि नहीं आप जाकर के वेरीफाई करेंगे कि कौन इंडियन है, नहीं है? क्या अब इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप डिसाइड करेगा? इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हम लोगों को हिदायत दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया में आप वॉलंटियरली काम कीजिए। 5000 वॉलंटियर हमारे काम कर रहे हैं। नहीं तो समस्या ये है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बीएलओ नहीं जा पाए, और उन पे भी दबाव है, ये भी मैं मानता हूं कि उन पे अतिरिक्त दबाव है, और सत्ता के लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसको एक टूल बनाएं। और ये बैकडोर एनआरसी, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि एक बैकडोर एनआरसी की तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसके परिणाम गलत होंगे। आप कैसा डिसाइड कर रहे हैं? आप आसाम एनआरसी में आप कहते नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करने वाले? 12 लाख हिंदू भाइयों के लिए क्या करेंगे? आपने कहा कि पहले भारतीयों के लिए होना चाहिए। अभी शिवम भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप क्यों लेकर आए CAA? फिर पहले भारतीयों को कीजिए ना। आप क्यों बाहरी लोगों को करना चाहते हैं? लेकिन भारी होगा, आपकी मर्जी का होगा तो आप उसको अंदर रखेंगे, लेकिन नहीं तो आप उसको भेजने की बात कर रहे हैं। सीमा हैदर पर एक शब्द नहीं बोलने के लिए तैयार है। मैं पूछ लेती हूँ ना, अभी मैं शिवम त्यागी जी से पूछ लेती हूँ, लेकिन मैं अपना सवाल फिर आपके सामने दोहरा देती हूँ। शादाब जी, मैंने बड़ा सिंपल, बड़ा क्लियर आपसे पूछा, डिटेंशन सेंटर अगर बनाए जाते हैं और ये सरकार कह रही है कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, इस पर क्या आपत्ति है? नहीं तो घुसपैठिया कौन डिसाइड करेगा? एक प्रोसीजर के तहत होगा ना। पहले डिपोर्ट होते आए नहीं आए, पहली बार नहीं है। या यूपीए की सरकार में घुसपैठिया जो इलीगल इमिग्रेंट से वो डिपोर्ट हुए या नहीं हुए? बताइए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है? हमें घुसपैठियों से उन्हें मोहब्बत है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको आप यहाँ बैठा करके रखें। क्या आप उनको क्या कहेंगे? वहाँ की जो आई हुई है मोहतरमा, उसको तो आप बड़ी मोहब्बत से बैठा करके रखें। बस इतना बता दीजिए, और कोई घुसपैठिया आप जिसको आप जो चाहे बोल दें। आप इलीगल इमिग्रेंट, अच्छा सीमा हैदर कौन है बता दीजिए सर। वो लीगली आई है, आप लेकर आए थे क्या? शिवम त्यागी जी लेकर आए? मुझे बस एक सवाल का जवाब आपका शादाब जी अभी भी नहीं आया। उत्तर प्रदेश में जो योगी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नहीं, वो तो सत्ता के नशे में अगर अहंकार में कोई कार्य कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी कार्य जो है कानूनी तरीके से किया जाएगा, कानून से ऊपर नहीं, कानून से ऊपर उठकर नहीं कर सकते आप। आपको नहीं, डिटेंशन सेंटर आपको अभी याद आया? अभी आपको डिटेंशन सेंटर याद आया? आपको अब से पहले याद नहीं आया? शादाब जी, फिर सवाल वही है, योगी जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है? वो सही क्या कर रहे हैं बता दीजिए मुझे। अगर वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, घुसपैठियों को चिन्हित कर रहे हैं, वो सही या गलत? घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं? वो क्या सर्कुलर जारी हुआ है कुछ? आप बता दीजिए, अगर हो सकता है मेरे पास जानकारी ना हो, आप बता दीजिए क्या प्रक्रिया? आप गरीबों को परेशान कर रहे हैं। जवाब लेती हूँ ना शादाब जी, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया। इनका शक ये है, ये आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन इनका शक ये है कि बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी नियम के आप ऐसे ही बस रात में उठे और कहा हम वेरिफिकेशन करेंगे और डिटेंशन सेंटर खोल देंगे। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले इंडिया टीवी के जितने भी मेन सर्वे सर्वा हैं, जो मेन हैं, जो ऑपरेशंस देखते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस मेरे भाई को पिछले 10 दिन से लगातार डिबेट में जब भी इंडिया टीवी पे आते ही सीमा का मुद्दा उठाता है। इनको सीमा के परिवार से या उनके वकील का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो इनको दे दो, और इनको एक बार बता दो कि उनका विषय कोर्ट में है। पता नहीं सीमा को लेकर इतना मतलब ये बता दीजिए ना भाई सीमा का तय हो जाएगा। इलेक्टोरल में ऐड कराने वाले आप ले रहे हैं। नहीं, आप हो जाएगा नहीं, सकते उनके बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन इतना क्या आपसे प्लीज बीच में, मैं बीच में नहीं बोला आपके, धन्यवाद। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई प्रक्रिया के तहत नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत इस देश की, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत इस देश की सरकार और उसके साथ राज्य की सरकार को पूरा अधिकार है कि यहां पर रहने वाले लोगों की वेरिफिकेशन हो सकती है। अर्थात जो प्रोसीजर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए मान लेते हैं आपको लगता है कि कुछ लैप्सेस उसमें होंगे, आपके सामने कोर्ट है। तीसरा, इन्होंने सीए को लेकर कहा कि बाहर से क्यों बुला रहे हैं। एक तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कम से कम इस देश के लोगों को पढ़ना चाहिए, और आपको तो खासतौर पर जब आप प्रवक्ता हो। जवाहरलाल नेहरू जी की 15 अगस्त 1947 की वो रात जब उन्होंने पहली स्पीच दी थी ना, उस स्पीच में ही उन्होंने भरोसा दिया था कि किन्हीं कारणों की वजह से अगर हमारे लोग पाकिस्तान में हिंदू जो रह गए हैं, अगर कोई भी दिक्कत उनको होती है तो एक सॉवरेन नेशन होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें।
अरे विदेश में कोई 5 लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो पारसी हो, इस तरह के लोगों को अगर माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है तो उनको हिंदुस्तान नहीं लाओगे तो कहां लाओगे? मुझे एक बयान सुनवाना है, वो मैं सुनवाऊंगी, लेकिन बस एक क्लेरिफिकेशन था जो विपक्ष आपसे चाह रहा था, वो यही पूछ रहे थे कोई सर्कुलर वगैरह जारी हुआ है? मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया आपको कि इसको लेकर गाइडलाइंस क्लियर है। नागरिकता के विषय में, नागरिकता के विषय में केंद्र और राज्य के क्या अधिकार हैं, इस बात को पहले से ही मेरी देश की संसद लेआउट कर चुकी है। अब इनको चाहिए सर्कुलर के शादाब के घर जाए इलेक्शन कमीशन, लो जी, सरकार जाए, लो जी सर्कुलर। अरे इंटरनेट खोलो, पढ़ लो। प्रियंका गांधी की एक बाइट सुनवा देती हूँ। एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, वोटर वेरिफिकेशन की बात चल रही है, और इस बीच सोनिया गांधी की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामला है नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में शामिल हो जाना। अब यही सवाल जब प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा बेवजह की बात की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब 80 साल मेरी माँ की उम्र हो गई है, कब तक उनके पीछे पड़ेंगे, अब तो उनको छोड़ दें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सेशन कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है सोनिया जी को। अच्छा, कब? आज सुबह? क्यों, किस बात पे? नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? तो पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। प्रियंका गांधी जो कह रही हैं, आप बताइए ना शिवम जी, क्यों पीछे पड़े हुए हैं सोनिया गांधी के? 80 साल उनकी उम्र होने जा रही है, देश की सेवा उन्होंने की है, कोई प्रमाण है जो ये बता पाए कि उन्होंने नागरिकता लेने से पहले ही वोट डाल दी है? क्यों पीछे पड़े? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सम्मान करते हुए इस बात का और उम्र का, कि उम्र इस बात का पैमाना नहीं है कि 80 साल हो गए और कुछ गलत हुआ हो तो उसको भूल जाओ। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों ने 84 में सिखों के साथ, सिख भाइयों के साथ क्या किया, इसका यह मतलब नहीं है कि उनको अब सजा ना मिलनी चाहिए चाहे 100 साल हो जाए। दूसरा, जहां तक बात सोनिया गांधी जी की है, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है, और जो पिटिशनर ने कहा है वो ये कहा है कि सोनिया गांधी जी ने इस देश की नागरिकता 1983 में ली, परस्पर उन्होंने जो वोट डाला वो 1981 में डाला। मैं मानता हूं कि कोर्ट को लेकर इस पर अगर क्लैरिटी कुछ आ जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। क्यों नाराजगी है भाई? अरे ये थोड़ी होता है अरे मैं 80 साल के हो गए तो 80 के क्या 180 के भी हो जाओ। अगर इस देश में कानून का पालन किसी व्यक्ति ने 50 साल पहले नहीं किया तो भूल जाऊं क्या मैं, या देश भूल जाए? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और नाराज भी नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी जी कोई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है भाई, अगर उनको कुछ फेस करना है तो फेस करना है। क्या फर्स्ट फैमिली की तरह माहौल बनाए रखते हैं? और ये मसला यही है कि 1980 में मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल हो गया, 1983 में उनको नागरिकता मिली, वो भारत की नागरिक बन गई। ये मसला कोर्ट में है, नोटिस आया है, तो क्या इस बिना पर छोड़ देना चाहिए कि 80 साल की हैं, आपने देश की बहुत सेवा की है तो हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, चाहे कितना भी कानून के खिलाफ काम क्यों ना हुआ? नहीं, ये जो ज्ञान आजकल भाजपा के पास आया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कि 1980 में उनका नाम आया, 1981 में उन्होंने वोट किया, 83 में नागरिक बने, ये बात माननीय स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं पता था, एल.के. अडवाणी जी को नहीं पता था, उन्हीं के साथ बैठे थे ना पार्लियामेंट में। श्रीमती सुषमा स्वराज जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको ये पता नहीं था, अरुण जेटली जी को पता नहीं था। ये नया ज्ञान प्रकट हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जिस दस्तावेज के बेसिस पे उस वक्त के माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं देखे, गृह मंत्रालय ने नहीं देखा, आज देखा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इनका कार्यकर्ता जाता है किसी को परेशान करने के लिए। ठीक है, आप कर रहे हो परेशान, कोई नहीं, जब नाश मनुष्य पर छाते हैं, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक मर चुका है, करने दीजिए, इनको सिर्फ डाइवर्ट करना है। 25 हमारे यंगस्टर्स नाइट क्लब में मर गए, चीफ मिनिस्टर गोवा ने एक शब्द नहीं बोला, सारे नियमों को तोड़े गए। जिन लोगों ने उनको मारा वो इंडिगो की फ्लाइट लेके बैंकॉक चले गए, वहां पे मसाज ले रहे, एक शब्द नहीं बोला मुख्यमंत्री ने। एयरपोर्ट पे क्या हालत है, एक शब्द नहीं बोले। यहाँ पोल्यूशन पे कोई शब्द नहीं बोले। सोनिया गांधी, मुगल, वंदे मातरम पे डिबेट है, नेहरू जी पर आप सब मिनिस्टर ने आज संसद में जवाब दिया है। और रही बात गोवा की, तो गोवा में जो हुआ वो बहुत दुखद है और सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं और अब तो कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने किया वो तो बैंकॉक में मसाज ले रहे हैं, जारी कर दिया गया है, अब उनको पकड़ कर लाया जाएगा। खैर, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं लौट कर आती हूँ, बिल्कुल सबके लिए मैं लौट कर आती हूँ इस विषय पर। बस मुझे इतना बता दीजिए कि अगर कोई आरोप लग रहा है और कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है तो क्यों बार बार बीजेपी परेशान करे, कोर्ट में जवाब दाखिल कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। इनके कार्यकर्ता ही करते हैं, और इसमें सोनिया जी को जवाब देने की जरूरत नहीं, इनकी सरकार को देना पड़ेगा जवाब।
इनकी सरकार को देना पड़ेगा जवाब कि हमने झूठ फैलाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। सोनिया जी से थोड़ी नोटिस आया कि आप बताओ आप कब नागरिक बने, वो तो सरकार से पूछेंगे, अमित शाह से पूछेंगे, माननीय अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। सोनिया गांधी जी को भी नोटिस है और नोटिस दिल्ली पुलिस को वो तो कोऑपरेट करने को, तो दिल्ली पुलिस किसके नीचे आती है? अमित शाह जी देंगे जवाब। अमित शाह जी सच है कि झूठ है, अब आएगा मजा, देने दो अमित शाह जी को। ये ना बहुत उछल रहे थे, अब देंगे अमित शाह जी जवाब कोर्ट के अंदर। बहुत छोटा जवाब धर्मेंद्र जी। हाँ, ये बड़ा मामला है कि कोई आदमी कल्प्रेट है या कोई आदमी दोषी है, दोषी की जिम्मेदारी नहीं है, देने दो मिनिस्ट्री को जवाब, देना चाहिए। गजब बात हो गई, जो महिला आकर वोट डाल दी और नागरिक नहीं है उसको जवाब नहीं देना, देने दो मिनिस्ट्री को जवाब। अरे मिनिस्ट्री जवाब देगी, अपने तरफ से सारा तथ्य देगी, उसके बाद कोर्ट उसको तय करेगा कि क्या वो इस देश में 80 में वोटर थी कि नहीं थी, क्या वो 83 में इस देश की नागरिक बनी या नहीं बनी। और जहां तक एक बात है कि अभी तक पता नहीं था क्या, देखो भैया इस देश में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे निकलकर सरकार हमारी आने के बाद आ रही हैं। चलता है समय धीरे धीरे, होते थे पहले कुछ लोग छुपा लिया, चल लिया। भाई परिवार था, एक बड़े बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने पता है क्या कहा था, उन्होंने पता है क्या कहा था इस देश में फर्स्ट फैमिली को लेकर, कहते देखिए वो राजा है जी राजा और हम रंक है। वो राजाओं वाला जो एंटाइटलमेंट इस खानदान का है ना, उसको थोड़ा छोड़ो। अभी धर्मेंद्र जी, आम आदमी की तरह आपको हर चीज में बात जवाब देना पड़ेगा। विषय ना उठे इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है, भविष्य में ऐसी बातें ना आए इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि गलत है, गलत है, गलत है। प्राची जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दे देना चाहिए मुख्यमंत्री का, ताकि जो दो भाग के चले गए 25 के हत्यारे शायद उनको रोक लेते, क्योंकि मुस्तैद आदमी है। मैं आपको एक बहुत सटीक तथ्य बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं बहुत सटीक तथ्य बता रहा हूँ आपको, मैं एक बहुत सटीक तथ्य बता रहा हूँ। देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इस देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो में और रॉ में आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती नहीं होती है, ये बहुत तथ्य है। और जब सुन लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी इस नियम में बदलाव नहीं किया। इसको जाके पढ़िएगा, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, दूसरे को कहते पढ़ते नहीं है। तो पूरा देश इस बात को जानता है, अटल बिहारी वाजपेयी भी जानते थे, संघ से जुड़े हुए लोगों को नहीं दी जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की अपेक्षा रखना बेकार है। रही बात घुसपैठिए की, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के प्रवक्ता जितनी बार घुसपैठियों का जाप किए हैं, मुझे लगता है पूरे प्रोग्राम में आप निकाल के देखोगे 25 से 30 बार जो है नाम ले लिया है, और करीब 28 बार उन्होंने जाप करने से चुनावी फायदा लेना है, जनहित के मुद्दे से कोई लेना देना है नहीं। सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, बिना नागरिकता हासिल किए देश में वोट डालना सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। बिना नागरिकता हासिल किए कैसे आप वोट डाल सकते हैं? जांच हो जानी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और रखा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच के बाद आप मीडिया ट्रायल मत करिए। अभी जब जांच हो जाएगी, तथ्य आ जाएंगे, फिर आप भी बोले ना हम भी बोल लेंगे। अपने उसमें कयास लगाने सूत्र की कोई जानकारी सुनिए ना। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि 80 साल की मेरी माँ हो गई हैं, तो आप कम से कम अब तो उनको छोड़ दीजिए। मैं बस इतना ही पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या उम्र का लिहाज करना चाहिए? देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में उम्र का लिहाज किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नई परंपरा विकसित कर रही है। अभी शिवम जी कह रहे थे मेरी सरकार आने के बाद बहुत चीजें खुली हैं, तुम्हारी सरकार जाने के बाद भी वो चीजें खुलेंगी, वो भी दुनिया की नजरों में आएगा और वो भी पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ जाते थे, मुख्यमंत्री कहाँ जाते थे, क्या करते थे, कौन सी ऑडियो लीक हुई है, कौन सी ऑडियो दबाई गई है, किसकी हत्या करी जा रही है, कौन से परिवार को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो सारा बाहर आएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सरकार जब जाएगी तो बचकर रहिएगा। ये कह रहे हैं सबके काले चिट्ठे खोले जाएंगे और उम्र का लिहाज नहीं करेंगे। अरे कपिल मिश्रा का ऑडियो पूरा देश जानता है, बड़े बड़े विधानसभा में सुनवाया है, वो कहाँ से निकालोगे आप? जो किया वो देश हित में किया। आप समझिए, जो महिला का सोनिया जी की शादी 1968 में हुई थी, अब कह रहे कि 80 में वोटर बन गई। आपकी शादी का पूछिए, अपना डेट बताइए जरा, 83 अपनी शादी की डेट बताइए, इनसे पूछिए, अपना नहीं याद होगा। में पिटीशन डाला राम जेठमलानी जी ने कि नहीं याद होगा, बता किस हैसियत से प्रधानमंत्री के घर में रहती, कुछ साधारण के घर में तो रहती नहीं थी, किसी ने बना दिया होगा वोटर। बहस का मुद्दा ये नहीं है कि सोनिया जी का क्या है। अपराध कोई भी करे, किसी भी प्रकार का, छोटा या बड़ा, उसका उम्र कुछ भी हो, इस देश की अदालत को सुनने का अधिकार है, उस पर न्याय करने का अधिकार है। राजा और रंक इस देश में बराबर है, न्याय के नजर में कोई गैर बराबर नहीं है। इस देश का लोकतंत्र यही कहता है। संविधान उठा के घूमने वाले लोग उस समय क्या संविधान भूल जाते हैं? जब आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है न्यायालय में तो कहते हैं 80 साल को छोड़ दो। अगर ऐसा नियम है तो एक रेजोल्यूशन पास कर दो कि 80 साल के जो लोग हो गए हैं उनके छोटे बड़े सभी अपराध माफ किए जाते हैं। कर लो। अगर यही लोकतंत्र ऐसा चलाना है, डुगडुगी बजाना है इसका, करो। नहीं, लेकिन ये देश में ऐसा नहीं होगा। होगा वही जो संविधान सम्मत है, होगा वही जो देश का कानून कहता है।
कांग्रेस का संविधान से भरोसा उठा है। ये बात देख करके अचरज होता है कि घूमते तो हाथ में लेकर संविधान है, लेकिन उसकी मूल्यों की नहीं सुनते, उसमें उसकी धाराओं को नहीं सुनते। अगर एसआईआर पर या देश में किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी सुधार योजना चुनाव को लेकर के हो रहा है, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? कहीं न कहीं वो इस बात को समझती और जानती है कि इस प्रक्रिया से सारी प्रक्रिया और दुरुस्त होगी, और दुरुस्त प्रक्रियाओं में कांग्रेस कहीं जीतने वाली है नहीं। भाई उनका प्रश्न ये है, सत्यप्रकाश जी, उन लोगों का प्रश्न ये है कि एसआईआर के बहाने जितनी अव्यवस्था हो रही है ना, शादाब जी एक सेकंड, जितनी अव्यवस्था हो रही है ना, उसको लेकर इन लोगों का प्रश्न है, उसको लेकर इनकी चिंताएं हैं, बीएलओ की जान जा रही है, उसको लेकर इनकी चिंताएं हैं कि इतनी जल्दी क्या है, कुछ समय तो दीजिए ना, इतना दबाव क्यों है? देखिए, एक बात समझिए, ड्यूटी करते वक्त कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लोगों की जानें नहीं जाती। कोविड में डॉक्टरों की जान गई, और आर्मी जो ड्यूटी करती है वहां जान जाती है। इस देश में कूद गए भाई, सुसाइड कर लिया, इस देश की सेवा करते हुए कोविड में डॉक्टरों की जान कोविड से नहीं गई। अगर किसी व्यक्ति की जान अगर देश की सेवा करते हुए सरकार भी बोल के है, ये जो तोहमत लगा रहे हैं कि इसकी जान, उनका परिवार भी सुन रहा होगा, उनका परिवार बोलेगा, परिवार सुन रहा होगा परिवार। उन्होंने आत्महत्या की है, आपको आत्महत्या की, जहर खाया, डॉक्टरों ने जहर खाया, आत्महत्या कर लिया। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा रुक जाए, बस एक सवाल सवाल सिर्फ इतना है, सत्यप्रकाश जी, आत्महत्या के प्रश्न अलग प्रश्न है, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, इस प्रश्न को सुन लीजिए, बस रुकिए, मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ। इस प्रश्न को बस ये सुन लीजिए कि अगर कोई वीडियो जारी हो रहा है और कहीं पर कोई आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की या चुनाव आयोग की या प्रशासन की नहीं बनती है कि चेक किया जाए, ये पता लगाया जाए कि किस बीएलओ पर क्या दबाव था, वो क्यों सुसाइड कर रहा है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है, सरकार की जिम्मेदारी हमेशा है इस बात को रोकने की कि कोई व्यक्ति आत्महत्या न करे। उनके परिवारों की क्या रुक जाओ, उनके परिवार किसानों की आत्महत्या जिनके सरकारों में हुई, मार दिया, 750 किसान बिल लाके 750 किसानों को मार दिया, उसके बाद भी नहीं बना। सत्यप्रकाश, अब तहसीन जी सवाल इतना है, सब कुछ नियम और कायदे के हिसाब से होगा ना, एसआईआर भी हो रहा है तो नियम और कायदे के हिसाब से हो रहा है। सोनिया गांधी पर अगर केस चलाने की बात है या सोनिया गांधी को अगर नोटिस आया है, तो आप भी जानते हैं कानून के तहत हो रहा है। इसमें उम्र को बीच में लाना या ये कह देना कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्या ये जायज है? क्योंकि जो पेटिशनर है वो भाजपा से इत्तेफाक रखता है, उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखता है। और मैं दोबारा से कहता हूँ, माननीय सोनिया जी और माननीय अमित शाह जी इसका जवाब देंगे, उनके मंत्रालय देंगे। मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूँ। शिवम भाई ने कहा कि कानून है, कानून के तहत हम कानून के हिसाब से हमें चलना चाहिए। कानून तो ये भी है कि आप मर्डर नहीं कर सकते, और मर्डर किया, लेकिन जब मर्डर होता है तब आप जाके एक प्रक्रिया के थ्रू किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। आप टक नहीं कर सकते आपके घर में, टक प्राची आपने मर्डर किया तो बताइए, मेरे को मर्डर नहीं होता। एक मिनट, मैं सोनिया जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसआईआर की बात कर रहा हूँ। वैसे 9 अगस्त को नीतीश जी ने सोनिया जी को फोन करते थैंक यू बोला, तब उनको पता नहीं था। वो छोड़िए, अरे छोड़िए, आपके नीतीश जी वापस साइड आ जाएंगे, आपने किसान के आत्महत्या को डॉक्टर की शहादत से आपको शर्म, बीएलओ के आत्महत्या को आपको शर्म। आपको अगर कोई कानून का पालन करना होता है, जो आप भी प्रक्रिया जानती है, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आदेश आता है, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी उसे नोटिफिकेशन निकालते हैं, उस नोटिफिकेशन के द्वारा डीएम्स को, कलेक्टर्स को एक नोटिफिकेशन आता, उस प्रक्रिया के तहत उनको कानूनी अधिकार मिलता किसी के घर में जाना। क्या प्राची जी आपके घर में अधिकार है? मैं आपको व्यक्तिगत कह रहा हूं कि कोई आके टक कहते आपके सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप मांगने का अधिकार स्टेट को नहीं, स्टेट कांट आस्क यू। मर्डर के एग्जांपल में ही मुझे रख लिया वाला जी। सुनिए, खैर मैं देश के नागरिकों को मर्डर नहीं किया, मेरे प्रश्न का एक सेकंड, मेरे प्रश्न का अगला हिस्सा ये सुनिए, मेरे प्रश्न का अगला हिस्सा ये, सत्यप्रकाश एक सेकंड रुक जाइए। मेरे प्रश्न का अगला हिस्सा ये है, अगर उत्तर प्रदेश में, सुनिए ना, अगर उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं भाई अधिकार नहीं है कि आप किसी के घर में जाके टक करके आप काम करने लग जाएंगे, वेरिफिकेशन करने लग जाएंगे, नियम कायदे से होगा। अगर ऐसा है
कि कोई सर्कुलर जारी नहीं हो रहा, सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो अखिलेश यादव जी संसद में बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर भी आ रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी आ रहे हैं। क्या किसी ने कोई शिकायत की, कोई सवाल पूछा, कोई नोटिस जारी किया कि आपने बिना नियम कायदे कानून की वेरिफिकेशन ड्राइव क्यों चला दी? हाँ तो बिल्कुल, अब वापस कोर्ट जाएगी, यही तो सरकार कब चाहती है। किया आप लोगों ने? एक मिनट, वही तो, अब कोर्ट जाएंगे, ये इनका एक ही जवाब, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, हम सड़क पे आए, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, वहीं चले जाइए, आपने क्या किया? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, घुसपैठिए जो इस देश में आए, जाहिर है उस देश में उनको अपने देश में इतना प्यार नहीं मिला, इसी वजह से आए, उनको वहां से भगाया गया बेचारे। लेकिन हमारे देश के विपक्षियों में इतना प्यार है घुसपैठियों के लिए कि मुझे वो शेर याद आ गया कि ना निकाह है ना फेरे हैं, बस बेइंतहा मोहब्बत है, इसलिए हम तेरे हैं। अरे इतना प्रेम क्यों है भाई घुसपैठियों से? ये बेचारा सीमा से बाहर नहीं कर पा रहे, इनको नंबर दो। आज मुझे समझ में आ रहा है कि देश में सीमा पर लेकर जो देखिए, पार्लियामेंट के अंदर ये राहुल गांधी एंड गैंग शांत नहीं बैठता, बोलने नहीं देता, और यहाँ ये दूसरा गैंग नहीं बोलने दे रहा। अरे रुक जाओ भाई, अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंच जाएगी, आपकी चिंता मत करो। लेकिन लड़ने से क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट से ही वहां पहुंचोगे बाहर। चलिए ठीक है, वरना यही खड़े रहना पड़ेगा। हो गया, मेरे पास इतना ही समय है, मेरे पास इतना ही समय। शुक्रिया 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 शिवम जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।